नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर यानी लोकसभा के लिए जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। दोस्तों वहाँ पे 10 मिनट का स्किल टेस्ट होगा, तो आपको कम से कम 12 से 15 मिनट की तैयारी करके जाना है। और 160 का मैटर बोला जाएगा तो आप 170-80 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चाहे जिस तरीके से मैटर बोला जाएगा फिर आपका आसानी से लिखा जाएगा। अगर आपका 160 से आगे नहीं बढ़ रहा है तो एक ही मैटर को कई बार प्रैक्टिस करिए, तो वो जब सीन मैटर हो जाएगा तो आप उसको आराम से 170 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ इसका दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com, जिसमें आपको डेली डिक्टेशन, पीडीएफ और मंथली ई बुक मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाने से समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए व्यापक नीति बनाने की गुंजाइश मिली है। यह बहुस्तरीय परिवहन तंत्र के तेज विकास को गति देगी। समूचे परिवहन तंत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 2.41 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए अभी तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इस बजट के मुख्य रूप से 3 बुनियादी लक्ष्य भी हैं। यह बजट बेहद अहम घरेलू निवेश को फिर से पटरी पर लाना चाहता है, जिसकी रफ्तार मंद पड़ गई है। इसके लिए बजट में सरकारी पूंजीगत निवेश में 24.5% का भारी इजाफा किया है। यह बढ़ोतरी इस उम्मीद के साथ की गई है कि इससे निजी निवेश में तेजी आएगी। इसी कड़ी में सालाना 50 करोड़ रुपए से कम कारोबार वाले छोटे एवं मझोले उपक्रमों यानी SME के लिए कारोबारी निगम कर की दर 30% से घटाकर 25% कर दी गई है। इनके अतिरिक्त कारोबार की राह सुगम बनाने पर भी खासा जोर है। इन कदमों से भारत में तकरीबन 96% कंपनियां सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी और उन्हें नई गति मिलने के साथ ही रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं बनेंगी। ये 96% कंपनियां रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का काम करती हैं। इनका दायरा हर तरह की आर्थिक गतिविधियों तक है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, चमड़ा, सामान्य इंजीनियरिंग तो है ही, सेवा क्षेत्र भी है। कर में रियायत से उत्साहित ये कंपनियां अच्छी संख्या में रोजगार पैदा करने का काम कर सकती हैं। बजट की दूसरी बुनियादी प्राथमिकता सीधे तौर पर रोजगार सृजन से जुड़ी है। देश में अधीर होते बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत को तत्काल पूरा करना समय की मांग थी। किफ़ायती मकानों की योजना को इतने बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने के पीछे यही मकसद है। अर्थव्यवस्था में इसके व्यापक अंतर्निहित जुड़ाव हैं और यह योजना रोजगार सृजन का लक्ष्य हासिल करने में खासा योगदान देगी। कपड़ा और अन्य श्रम बहुल क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बढ़ा आवंटन भी इस दिशा में मददगार होगा। राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और उसके साथ ही उत्तराखंड के नतीजों ने इस पर नए सिरे से मुहर लगा दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो अभूतपूर्व और चकित कर देने वाली कामयाबी मिली, उसकी कल्पना संभवतः खुद भाजपा ने भी नहीं की होगी। गोवा और मणिपुर में अपेक्षित कामयाबी न मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत मोदी पर जनता के बढ़ते भरोसे का प्रमाण तो है ही। एक कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इन दोनों राज्यों में जो बिसात बिछाई, उसे लगता है कि विपक्षी दल समझ ही नहीं सके। नवंबर में नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के असर को लेकर भाजपा नेतृत्व में मन में कुछ न कुछ शंकाएं अवश्य रही होंगी, लेकिन वे लगातार दूर होती चली गईं। कई राज्यों के निकाय चुनावों में भाजपा को जीत मिली, लेकिन विपक्ष नोटबंदी के फैसले को गलत ही बताता रहा। इन चुनावों को नोटबंदी पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जाता रहा था। मोदी और अमित शाह इसके प्रति
पूरी तरह आश्वस्त थे कि जनता ने इस फैसले को कुछ कठिनाइयों के बावजूद मन से स्वीकार किया है। पता नहीं विपक्ष जनता के मन को क्यों नहीं समझ सका। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक और उत्तराखंड में 55 से ज़्यादा सीटें हासिल कर यह जता दिया कि विपक्ष ने नोटबंदी को मुद्दा बनाकर गलत किया। यह दिख रहा है कि नोटबंदी के फैसले के जरिए भाजपा ने उस गरीब तबके तक भी अपनी पहुंच बनाई जो उसका प्रतिबद्ध समर्थक नहीं था। नोटबंदी ने गरीबों को यह एहसास कराया कि यह सरकार 2 नंबर का कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने और निर्धन वंचित आबादी का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि अब भाजपा के संदर्भ में इस धारणा के लिए कोई स्थान नहीं कि उसका मुख्य जनाधार शहरी इलाकों में है। मोदी नोटबंदी के बाद और उसके पहले भी लोगों को लगातार यह चेतावनी देते रहे कि जो लोग काले धन का कारोबार कर रहे वे बाज आएं। हालांकि ऐसी चेतावनी पहले भी दी जाती थी, लेकिन आमतौर पर उन्हें कोरी बयानबाजी ही माना जाता था। पहली बार जब चेतावनी के अनुरूप फैसले लिए गए तो जनता को यह एहसास हुआ कि जैसा कहा जा रहा है वैसा किया भी जा रहा है। चूँकि आम जनता नोटबंदी के फैसले से सहमत थी, इसलिए विपक्षी दलों ने जब इस फैसले पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो उन्हें जनता का साथ नहीं मिला। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि भाजपा के प्रचंड जीत में दलित पिछड़े तबके के वोटों का भी योगदान रहा। यह भी संभव है कि मुस्लिम बहुल सीटों में भाजपा की जीत में थोड़ा बहुत योगदान मुस्लिम महिलाओं का भी रहा, जो 3 तलाक के मसले पर उद्वेलित है। अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ी बात है। चुनाव प्रचार के दौरान यह बार बार कहा जा रहा था कि भाजपा जिस तरह मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनावी मैदान में उतरी है उसका उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा ने 2014 के बाद से ज़्यादातर अवसरों पर मोदी के चेहरे को आगे करके ही चुनाव लड़ा और इसका उसे फायदा भी मिला है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए एक बड़ी नसीहत लेकर आए हैं और वह यही है कि वह अपने राजनीतिक तरीके बदले। एक के बाद एक चुनाव में असफलता के चलते राहुल कांग्रेस कार्यकर्ता का भरोसा लगभग खो चुके हैं। नेपाल के पास अपार जल संसाधन है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बंदरगाह विहीन हिमालयी देश के बारे में कहा कि एशिया में नेपाल ऐसा राष्ट्र है जहां प्रति व्यक्ति जल संसाधन सबसे ज़्यादा है। अरब देशों के पास जिस तरह तेल की भरमार है, कुछ उसी तरह नेपाल के पास भी अकूत जल संपदा है। आंकड़ों के अनुसार उसके पास प्रति व्यक्ति 7,372 घन मीटर रिन्यूएबल यानी अक्षय जल संसाधन होने का अनुमान है। यही नहीं, इस मामले में वह एशिया के 2 विशाल आबादी वाले देशों भारत और चीन, जिनके बीच वह स्थित है, से भी बेहतर स्थिति में है। दुर्भाग्य की बात है कि नेपाल के लिए यह जल संसाधन वरदान के बजाय अभिशाप साबित हो रहा है, क्योंकि वह इसका दोहन करने में विफल रहा है। इसी कारण उसे न सिर्फ बिजली की ज़बरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सिंचाई और पीने के पानी की कमी से भी दो चार होने को मजबूर हैं। राजधानी काठमांडू सहित नेपाल के कई शहरों की आज यही हकीकत बन गई है। इस बीच एक और चिंतनीय बात यह देखने को मिल रही है कि नेपाल अपने दशकों पुराने साथी यानी भारत से दूर होकर बीजिंग के करीब जाता दिख रहा है। चीन भी नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने को लेकर ललचा रहा है। उसने हाल में नेपाल में एक बंदरगाह बनाने को लेकर उसके साथ समझौता किया है। इससे भारत के निकटतम पड़ोसी देश में चीन के बढ़ते प्रभाव का संकेत मिलता है। जाहिर है यदि भारत इसमें दखल देने की कोशिश करता तो उसे नेपालियों की राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता। दरअसल माओवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादियों ने मिलकर नेपाल में भारत की नकारात्मक छवि बना दी है कि यह उसकी क्षेत्रीयता संप्रभुता के अतिक्रमण के साथ ही उसकी पनबिजली परियोजना को अटकाना चाहता है। हालांकि चीन के सामने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित नेपाल में ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। इससे पता चलता है कि क्यों 750 मेगावाट क्षमता वाला सेती बंदरगाह समझौता नेपाल में पहली चीनी पनबिजली परियोजना नहीं है।
चीन अपनी कंपनियों के निर्माण परियोजनाओं और बड़े बड़े वित्तीय कर्जों द्वारा नेपाल में धीरे धीरे अपना दखल बढ़ा रहा है और उसे अपने एहसान तले दबा रहा है। इससे नेपाल पर चीन के वर्चस्व का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, बीजिंग नेपाल पर पहले से ही इसके लिए दबाव बना रहा है कि वह अपने यहाँ से होकर भारत जाने वाले तिब्बतियों पर कड़ी कार्रवाई करें। नेपाल के पास 83,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने में सक्षम जल संसाधन है। यदि वह इसका आंशिक रूप से भी दोहन कर लेता है तो वह बिजली का बड़ा निर्यातक बन सकता है। हिमालय में प्रकृति प्रदत्त इस बहुमूल्य उपहार का दोहन कर नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने लायक जरूरी रकम जुटाकर भूटान की बराबरी कर सकता है। अपेक्षाकृत एक छोटे से देश भूटान ने समृद्ध जल संसाधन को ही नीले सोने में तब्दील कर दिया है। तथ्य यही है कि नेपाल अपने सभी स्रोतों से कुल 30 लाख आबादी के लिए सिर्फ 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही कर पाता है। भारत में बहने वाली कई नदियों का उद्गम नेपाल में है। बावजूद इसके वह भारत से बिजली आयात करता है। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ जल संबंधी कई समझौते किए हैं जिन्हें वह कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। इन समझौतों के तहत भूटान में पर्यावरण अनुकूल पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सब्सिडी मुहैया कराता है। ये परियोजनाएं भूटान की सफलता में मददगार साबित हुई हैं। इसके विपरीत भारत नेपाल जल समझौते अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसका कारण नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और भारत का नेपाल की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होना रहा है। कई संयुक्त परियोजनाएं या तो अधूरी हैं या विफल हो गई हैं। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की भावना समय के साथ कमजोर हुई है। उधर बांग्लादेश ने फरक्का में गंगा नदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए नेपाल में एक जल परियोजना शुरू करने की मांग की है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। आप लोग लोकसभा की तैयारी में लग जाइए और कम से कम 10 मिनट का प्रैक्टिस का अभ्यास डालिए। 10 मिनट से कम वाला डिक्टेशन प्रैक्टिस करने से, क्योंकि लोकसभा में 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा तो आपको 12 से 15 मिनट का प्रैक्टिस करना है, जिससे वहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे वे भी इसका लाभ ले सकें। पीडीएफ दोस्तों इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे लिंक से जुड़ पाएंगे। और बेहतर सर्विस के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कि मिशन रिपोर्टर के नाम से है, जिसमें आपको 160-140 की स्पीड से डिक्टेशन डेली मिलेगा। साथ में उसकी पीडीएफ मिलेगी और हमारी मंथली ई बुक जो आती है वो भी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।